भाग 1 संघ और उसका क्षेत्र। हाँ, ये तय करता है कि भारत क्या है, यानी इंडिया जो भारत है राज्यों का एक संघ होगा। ये बताता है कि देश किन इकाइयों से मिलकर बना है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। मतलब एक तरह से देश की भौगोलिक और राजनीतिक परिभाषा। हाँ बिल्कुल, और साथ ही ये संसद को शक्ति भी देता है कि वो नए राज्य बना सकें या मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नाम बदल सकें। ये संविधान की नींव है, समझ लीजिए। ओके। इसके तुरंत बाद आता है भाग 2 नागरिकता पर। अब हमने ये तो तय कर लिया कि भारत क्या है, अब सवाल है कि इस भारत का सदस्य कौन होगा, यानी कौन भारतीय है। ये सवाल तो हमेशा ही प्रासंगिक रहता है। बिल्कुल। ये भाग बताता है कि संविधान लागू होने के समय कौन नागरिक था, और ये संसद को अधिकार देता है कि वो भविष्य में नागरिकता कैसे मिलेगी या कैसे खत्म होगी, इस पर कानून बनाए। तो मतलब पहले 2 भाग मिलकर तय करते हैं भारत क्या है और भारतीय कौन है। हाँ, एक तरह से ये देश की पहचान स्थापित करते हैं। पहचान स्थापित होने के बाद शायद सबसे जरूरी बात आती है नागरिकों और राज्य के बीच का रिश्ता। यहीं पर भाग 3 और 4 आते हैं ना। बिल्कुल। भाग 3 मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जी, इसे तो संविधान का दिल भी कहा जाता है। सही मायनों में। भाग 3 जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक है, ये नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकार देता है। जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, और सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अच्छा, अनुच्छेद 32? हाँ वही, यानी अगर इन अधिकारों का हनन हो तो कोई भी नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यह अधिकार राज्य की मनमानी शक्ति के खिलाफ एक गारंटी है। लेकिन ये अधिकार अनलिमिटेड तो नहीं होते होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन पर युक्ति युक्त निर्बंधन यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, देश की सुरक्षा या नैतिकता या लोक व्यवस्था के आधार पर महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अधिकार नागरिकों को सशक्त बनाते हैं। अब भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या डीपीएसपी, ये इससे थोड़ा अलग है। अलग कैसे? ये अदालत में लागू नहीं करवाए जा सकते। मतलब अगर सरकार इन्हें लागू न करे तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो फिर इनका क्या महत्व है? ये सिर्फ अच्छी बातें हैं क्या? नहीं, अच्छी बातों से कहीं ज्यादा। भाग 4 जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है, ये राज्यों के लिए एक नैतिक कंपास या मार्गदर्शक सिद्धांत है। मार्गदर्शक सिद्धांत? हाँ, ये बताते हैं कि कानून और नीतियां बनाते समय किन सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे समान काम के लिए समान वेतन मिले, पर्यावरण की रक्षा हो या ग्राम पंचायतों का गठन हो। ये एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। भले ही ये कानूनी रूप से बाध्यकारी न हो, पर देश के शासन में इन्हें मूलभूत माना गया है। अच्छा, और इसी कड़ी में जुड़ता है भाग 4A मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये तो बाद में जोड़ा गया था शायद। हाँ, 1976 में 42वें संशोधन से। इसमें सिर्फ एक अनुच्छेद है, 51A। ये नागरिकों के 11 कर्तव्य गिनाता है। क्या है कुछ कर्तव्य? जैसे संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, भाईचारे को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। मतलब अधिकारों के साथ जिम्मेदारियां भी। बिल्कुल, ये इसी बात पर जोर देता है कि अधिकार है तो कर्तव्य भी हैं। ये नागरिक और राज्य के बीच के संबंध को संतुलित करने की कोशिश है। तो हमने बुनियाद समझी, नागरिकता, फिर अधिकार और कर्तव्य। हाँ, अब आते हैं उस मशीनरी पर जो देश को चलाती है। भाग 5 और 6 ये तो काफी बड़े और विस्तृत लगते हैं। हाँ है भी। भाग 5 जिसमें अनुच्छेद 52 से 151 तक हैं, ये पूरे केंद्र सरकार की संरचना बताता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। हाँ। संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा, उनका गठन कैसे होगा, उनकी शक्तियां क्या होंगी, कानून बनाने की प्रक्रिया क्या है, ये सब इसमें है। और न्यायपालिका भी? हाँ, इसमें केंद्रीय न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट का भी वर्णन है, और साथ ही भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी का भी। सीएजी जी, जो सरकारी खर्चों पर नजर रखते हैं। हाँ, वही संस्था। तो ये भाग 5 केंद्र सरकार की कामकाज का पूरा खाका है। और भाग 6 वो क्या राज्यों के लिए ऐसा ही है? बिल्कुल। भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237 तक, ये
ठीक भाग 5 का राज्य स्तरीय प्रतिरूप है। इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य की मंत्रिपरिषद, राज्य विधानमंडल यानी विधानसभा और जहां है वहां विधान परिषद और हाई कोर्ट। हाँ, और राज्यों के उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट्स और उनके अधीन आने वाली अदालतों की संरचना और शक्तियों का वर्णन है। ये दिखाता है कि भारत में शासन का ढांचा संघीय है, जहां केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकारें हैं। अच्छा, एक भाग 7 भी था सूची में, लेकिन वो निरस्त हो गया है। हाँ, भाग 7 जिसमें अनुच्छेद 238 था, वो राज्यों की श्रेणियों से संबंधित था जो पहले थी, लेकिन 1956 के 7वें संशोधन से इसे हटा दिया गया। ये दिखाता है कि संविधान एक स्टैटिक दस्तावेज नहीं है, इसमें बदलाव हुए हैं। हाँ, ये भी एक दिलचस्प बात है। खैर, केंद्र और राज्य के बाद सूची में भाग 8 आता है, संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरीज। ये राज्यों से कैसे अलग हैं? संघ राज्य क्षेत्र या यूटीज, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये सीधे केंद्र सरकार के प्रशासन के अधीन होते हैं। अनुच्छेद 239 से 242 तक इनके बारे में है। मतलब इनका प्रशासन राष्ट्रपति के जरिए होता है। हाँ, आमतौर पर राष्ट्रपति एक प्रशासक जैसे उपराज्यपाल नियुक्त करते हैं। हालांकि कुछ यूटीज जैसे दिल्ली और पुडुचेरी में अपनी विधानसभाएं और मंत्रिपरिषद भी हैं, पर उनकी शक्तियां राज्यों से सीमित होती हैं। तो इनका प्रशासनिक ढांचा राज्यों से अलग होता है और ये भाग उसी की व्यवस्था करता है। ठीक है, तो केंद्र, राज्य और यूटीज हो गए। बिल्कुल। सरकार के इन बड़े ढांचों के बाद संविधान जमीनी स्तर तक जाता है। भाग 9 और 9A में पंचायतें और नगरपालिकाएं, इनका क्या महत्व है? अरे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भाग 9 पंचायतों से संबंधित है, अनुच्छेद 243 से 243O तक, और भाग 9A नगरपालिकाओं से अनुच्छेद 243P से 243ZG तक। ये तो बाद में जोड़े गए थे ना, 73rd और 74th संशोधन से। बिल्कुल, ये स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की इकाइयां हैं। ये ग्रामीण और शहरी इलाकों में स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा देते हैं। उनकी संरचना, चुनाव कैसे होंगे, उनकी शक्तियां और जिम्मेदारियां क्या होंगी, ये सब तय करते हैं। मतलब सत्ता का विकेंद्रीकरण। हाँ, बिल्कुल। शक्ति को नीचे तक पहुंचाने का ये एक बड़ा प्रयास है ताकि लोग अपने स्थानीय मामलों में खुद निर्णय ले सकें। लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत करना इसका लक्ष्य है। और इसी तरह क्या भाग 10 भी कुछ विशेष क्षेत्रों पर ध्यान देता है? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र? हाँ, भाग 10 जिसमें अनुच्छेद 244 और 244A है, ये शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान करता है। विशेष प्रावधान क्यों? ताकि इन क्षेत्रों की जो विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनका ध्यान रखा जा सके। इसमें 5वीं और 6ठी अनुसूची के तहत प्रशासन की व्यवस्था है, जिसमें कहीं-कहीं स्वायत्त जिला परिषदें, ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाने का भी प्रावधान है। ये दिखाता है कि संविधान विविधता को पहचानता है और उसके लिए जगह बनाता है। केंद्र, राज्य, स्थानीय निकाय, ये सब अलग-अलग इकाइयां हैं। ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं? यहीं पर भाग 11 आता है शायद, संघ और राज्यों के बीच संबंध। बिल्कुल, ये भारत के संघीय ढांचे की रीढ़ है। भाग 11 अनुच्छेद 245 से 263 तक ये केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को परिभाषित करता है। किस तरह के संबंध? मुख्य रूप से 3 तरह के। विधायी संबंध, यानी कौन किस विषय पर कानून बना सकता है। इसके लिए 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। फिर है प्रशासनिक संबंध, यानी कानूनों को लागू करने में केंद्र और राज्यों का तालमेल कैसे होगा। और कुछ हद तक वित्तीय संबंधों की भी भूमिका यहाँ दिखती है, हालांकि वो मुख्य रूप से अगले भाग में है। तो ये तय करता है कि किसका क्या कार्य क्षेत्र है। हाँ, ताकि टकराव कम हो और सहयोग बढ़े, भारत सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए ये भाग बहुत महत्वपूर्ण है। और आपने वित्तीय संबंधों का जिक्र किया, तो भाग 12 उसी पर है, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। हाँ, भाग 12 अनुच्छेद 264 से 300A तक ये पैसों और संपत्ति से जुड़े मामलों को देखता है। टैक्स लगाने की शक्ति का बंटवारा कैसे होगा, केंद्र से राज्यों को राजस्व का हिस्सा कैसे मिलेगा, जैसे वित्त आयोग की सिफारिशें इसी के तहत आती हैं। अच्छा, फाइनेंस कमीशन। हाँ, सरकार कैसे अनुबंध कर सकती है या सरकार पर कैसे मुकदमा हो सकता है, ये सब नियम इसी भाग में है। और यहीं पर अनुच्छेद 300A भी है, संपत्ति का अधिकार। हाँ, जो कहता है कि कानून के प्राधिकार के बिना
किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ये पहले मूल अधिकार था भाग 3 में। अब 44वें संशोधन के बाद ये एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार है भाग 12 में। ठीक है। और देश एक आर्थिक इकाई के रूप में भी तो काम करता है। हाँ, क्या इसके लिए भी कोई प्रावधान है? हाँ, उसके लिए है भाग 13, अनुच्छेद 301 से 307 तक। ये पूरे भारत में व्यापार, वाणिज्य और समागम यानी आने जाने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। मतलब कोई राज्य अपने यहाँ बाहर से आने वाले सामान पर रोक नहीं लगा सकता? आमतौर पे नहीं। इसका मकसद है कि देश के भीतर सामान और सेवाओं का प्रवाह बिना किसी बाधा के हो, ताकि एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बन सके। हाँ, जनहित में संसद या राज्य विधानमंडल कुछ युक्ति-युक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं, पर भेदभाव नहीं कर सकते। समझ गया। अब ये सारा शासन चलाने के लिए, कानून बनाने के लिए, प्रशासन के लिए लोगों की जरूरत होती है, अधिकारी, कर्मचारी। क्या भाग 14 इसी के बारे में है? एकदम सही। भाग 14 अनुच्छेद 308 से 323 तक ये संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं यानी लोक सेवाओं, सिविल सर्विसेज से संबंधित है। जैसे IAS, IPS वगैरह। हाँ, वही। इसमें उनकी भर्ती कैसे होगी, उनकी सेवा की शर्तें क्या होंगी, इन सब का जिक्र है। और यहीं पर लोक सेवा आयोगों का भी प्रावधान है। संघ के लिए UPSC और राज्यों के लिए स्टेट PSCs, जो निष्पक्ष भर्ती सुनिश्चित करते हैं। बिल्कुल। ये देश की प्रशासनिक मशीनरी, जिसे कभी-कभी स्टील फ्रेम भी कहते हैं, उसकी नींव है। और इसी से जुड़ा एक और भाग दिख रहा है, भाग 14A, अधिकरण, ट्रिब्यूनल्स। ये क्या चीज है? अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल्स अनुच्छेद 323A और 323B के तहत आते हैं। ये एक तरह की विशेष अदालतें होती हैं। विशेष अदालतें मतलब ये कुछ खास तरह के मामलों को निपटाने के लिए बनाई जाती हैं। जैसे प्रशासनिक अधिकरण एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स सरकारी कर्मचारियों के सेवा संबंधी विवादों को देखते हैं, या फिर कर या औद्योगिक विवादों के लिए अलग अधिकरण हो सकते हैं। इनका मकसद क्या है? मकसद यह है कि सामान्य अदालतों का बोझ कुछ कम हो और इन विशेष मामलों का निपटारा तेजी से हो, और कई बार इनमें विषय के विशेषज्ञ भी शामिल होते हैं। अच्छा, तो प्रशासन हो गया, न्याय में मदद के लिए अधिकरण हो गए। अब आते हैं लोकतंत्र के एक और बहुत अहम पहिए पर, चुनाव। भाग 15 इसी पर केंद्रित है। निश्चित रूप से। भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329A तक ये चुनावों से संबंधित है, और इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन की स्थापना। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ये आयोग संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। मतदाता सूची तैयार करने से लेकर चुनाव की तारीखें घोषित करने, राजनीतिक दलों को मान्यता देने, आचार संहिता लागू करने तक सब इसी के दायरे में आता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हमारे लोकतंत्र की जीवन रेखा हैं, और ये भाग उसे सुनिश्चित करता है। लोकतंत्र में सभी की भागीदारी जरूरी है, लेकिन हमारे समाज में कुछ वर्ग ऐतिहासिक रूप से पिछड़े रहे। क्या संविधान उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान भी करता है? भाग 16 इसी से संबंधित लगता है। हाँ, बिल्कुल। भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 तक ये कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध करता है। किन वर्गों के लिए? विशेषकर अनुसूचित जातियों शेड्यूल्ड कास्ट SC, अनुसूचित जनजातियों शेड्यूल्ड ट्राइब्स ST, और बाद में जोड़े गए प्रावधानों के तहत अन्य पिछड़ा वर्गों अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC के लिए। किस तरह के प्रावधान है इसमें? इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC और ST के लिए सीटों का आरक्षण है। सरकारी नौकरियों और पदों पर उनके दावों का ध्यान रखने की बात है, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जैसे निकायों का गठन भी इसी भाग के तहत आता है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। इन समुदायों का विधायिका और प्रशासन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो और उनका सामाजिक आर्थिक उत्थान हो सके, ये सुनिश्चित करना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। अब भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में एक और अहम मुद्दा है भाषा। भाग 17 राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में है। जी, भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक ये भाषा संबंधी प्रावधान करता है। ये एक बहुत ही संवेदनशील विषय था संविधान सभा में भी।
तो क्या तय हुआ? इसमें संघ की राजभाषा हिंदी, देवनागरी लिपि में और अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप तय किया गया। साथ ही अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने का प्रावधान भी किया गया। ये राज्यों को अपनी आधिकारिक भाषा चुनने की स्वतंत्रता देता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा के बारे में भी प्रावधान है। और क्षेत्रीय भाषाओं का क्या? हाँ, भाषाएं अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए भी इसमें प्रावधान है और 8वीं अनुसूची में भारत की प्रमुख भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। ये भारत की भाषाई विविधता को संभालने और संवाद स्थापित करने का एक संतुलन साधने का प्रयास है। ठीक है, अब हम एक ऐसे भाग पर आते हैं जो अक्सर चर्चा में रहता है, खासकर मुश्किल समय में। भाग 18 आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस, अनुच्छेद 352 से 360। ये क्यों इतने महत्वपूर्ण और कह सकते हैं कि संवेदनशील माने जाते हैं? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील दोनों है। भाग 18 असाधारण परिस्थितियों से निपटने के लिए है, जब देश पर कोई बड़ा संकट आए। किस तरह का संकट? इसमें 3 तरह के आपातकाल का जिक्र है। पहला, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, जो युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाया जा सकता है। दूसरा, अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, जिसे आम भाषा में राष्ट्रपति शासन कहते हैं, जब किसी राज्य की सरकार संविधान के अनुसार काम न कर पा रही हो। और तीसरा है अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल, अगर देश की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा हो, हालांकि आज तक कभी लगा नहीं है। इन प्रावधानों से होता क्या है? ये प्रावधान केंद्र सरकार को असाधारण शक्तियां देते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल में तो मूल अधिकार भी निलंबित या सीमित हो सकते हैं, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। राष्ट्रपति शासन में राज्य की सरकार बर्खास्त हो सकती है और उसकी शक्तियां केंद्र के पास आ जाती हैं। तो ये शक्तियां देश की एकता और सुरक्षा के लिए जरूरी हैं? हाँ, इनका उद्देश्य यही है कि देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा की रक्षा की जा सके। लेकिन इनके दुरुपयोग की आशंका भी हमेशा बनी रहती है, जैसा कि हमने इतिहास में देखा भी है। इसलिए इनका इस्तेमाल बहुत सावधानी से और केवल वास्तविक असाधारण परिस्थितियों में ही अपेक्षित है। ये संतुलन यहाँ भी महत्वपूर्ण है। इन सब विशिष्ट विषयों के बाद भाग 19 है, प्रकीर्णा यानी मिसलेनियस, अनुच्छेद 361 से 367। इसमें क्या आता है? जैसा नाम है वैसा ही। हाँ, एक तरह से इसमें वो प्रावधान हैं जो किसी और खास श्रेणी में ठीक से फिट नहीं होते, जैसे राष्ट्रपति और राज्यपालों को उनके कार्यकाल के दौरान कुछ कानूनी कार्यवाहियों से छूट मिली हुई है। अच्छा। हाँ, या फिर संसद और विधानसभाओं की कार्यवाही की अगर सही रिपोर्टिंग प्रकाशित होती है तो उसे संरक्षण प्राप्त है। संधियों और समझौतों को लेकर कुछ प्रावधान हैं। ये छोटी छोटी मगर जरूरी बातें जो पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती हैं। और फिर आता है एक बहुत ही शक्तिशाली भाग, जिसमें सिर्फ एक ही अनुच्छेद है, भाग 20, संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद 368। हाँ, अनुच्छेद 368 ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि संविधान निर्माता कितने दूरदर्शी थे। वो जानते थे कि समाज बदलेगा, जरूरतें बदलेंगी और इसलिए संविधान को भी समय के साथ बदलने की जरूरत पड़ेगी। तो ये अनुच्छेद संसद को संविधान बदलने की शक्ति देता है। हाँ, ये संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और उसकी प्रक्रिया बताता है। लेकिन ये प्रक्रिया आसान नहीं है। आसान क्यों नहीं है? क्योंकि संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। इसे यूं ही आसानी से नहीं बदला जाना चाहिए। तो अनुच्छेद 368 में संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया दी गई है। ज्यादातर संशोधनों के लिए संसद के दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ साथ सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत भी चाहिए होता है। और कुछ मामलों में राज्यों की सहमति भी। बिल्कुल। अगर संशोधन संघीय ढांचे से संबंधित है, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव या केंद्र राज्य शक्तियों का बंटवारा या खुद अनुच्छेद 368 में बदलाव, तो विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की सहमति भी जरूरी है। तो ये संविधान को एक जीवंत दस्तावेज बनाता है जो बदल सकता है। हाँ, ये इसे जीवंत बनाता है, लेकिन साथ ही ये प्रक्रिया की जटिलता, संविधान के मूल ढांचा, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसे आसानी से बदलने से भी रोकती है।
ये स्थिरता और लचीलेपन के बीच एक बेहतरीन संतुलन साधने की कोशिश है। ये संतुलन शब्द बार बार आ रहा है। संविधान शायद इसी संतुलन पर टिका है। काफी हद तक। इसके बाद भाग 21 है, अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, अनुच्छेद 369 से 392। ये क्या है? इसमें जैसा नाम से पता चलता है, कुछ विशेष प्रावधान है जो या तो अस्थायी प्रकृति के थे, या किसी संक्रमण काल के लिए थे, या फिर कुछ विशेष राज्यों या क्षेत्रों के लिए हैं। जैसे पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है उनकी जनजातीय संस्कृति और स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए, या पहले जम्मू कश्मीर के लिए अनुच्छेद 370 इसी भाग में था। ये फिर से दिखाता है कि संविधान एक कठोर ढांचा होने के साथ साथ विशेष जरूरतों के लिए लचीला भी हो सकता है। और अंत में भाग 22 है, ये क्या करता है? भाग 22, जिसमें अनुच्छेद 393 से 395 है, ये एक तरह से संविधान को औपचारिक रूप से पूरा करता है। ये संविधान को उसका संक्षिप्त नाम देता है, भारत का संविधान। अच्छा, नाम भी यही दिया गया? हाँ, ये इसके लागू होने की तारीख बताता है, 26 जनवरी 1950। हालांकि कुछ प्रावधान पहले ही लागू हो गए थे। ये संविधान के हिंदी अनुवाद को आधिकारिक पाठ के रूप में मान्यता देता है। और आखिर में ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जैसे पिछले कानूनों को निरस्त करता है, जिनकी जगह अब ये संविधान ले रहा था। तो ये संविधान को पूरी तरह से लागू और स्थापित करता है। तो ये थी भारतीय संविधान की संरचना की एक, कह सकते हैं, यात्रा। ये वाकई एक बहुत विशाल और तार्किक ढांचा है। ऐसा लगता है जैसे एक बहुत बड़ी इमारत हो, जिसका हर कमरा, हर गलियारा, हर मंजिल बहुत सोच समझकर बनाई गई हो। हाँ बिल्कुल, बुनियाद से लेकर नागरिक कौन होगा, उसके अधिकार और कर्तव्य क्या होंगे, फिर शासन की पूरी मशीनरी, केंद्र, राज्य, स्थानीय स्तर पर उनके आपसी संबंध, वित्तीय व्यवस्था, व्यापार, लोक सेवाएं, चुनाव, आपातकाल की स्थितियां और यहाँ तक कि भविष्य में जरूरत पड़ने पर खुद को बदलने की प्रक्रिया तक, सब कुछ इसमें शामिल है। इस संरचना को समझने से ही पता चलता है कि भारत की कानूनी और राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती है। ये सूची जो हमारे स्रोत का आधार थी, वो महज एक लिस्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उस भव्य इमारत का नक्शा है जिसे हम भारतीय संविधान कहते हैं। ये दिखाती है कि कैसे अलग अलग हिस्सों को इतनी सावधानी से बुना गया है ताकि ये विशाल देश चल सके और इसके नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहें और साथ ही राष्ट्र की एकता बनी रहे। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हमने भाग 20 और अनुच्छेद 368 की बात की, जो संविधान संशोधन से जुड़ा है। हाँ, स्थायित्व और लचीलेपन के संतुलन की। हाँ, तो जरा सोचिए, एक तरफ संविधान देश का सर्वोच्च स्थायी मौलिक कानून है, दूसरी तरफ हमने देखा कि समाज और ज़रूरतें बदलती हैं, तो उसे समय के साथ बदलने की ज़रूरत भी होती है। ये संतुलन, ये स्थायित्व और ये लचीलापन, ये कैसे साधा जाता है? क्या ये तथ्य कि इतने बड़े, इतने विस्तृत संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के लिए मुख्य रूप से केवल एक ही अनुच्छेद 368 समर्पित है, क्या ये अपने आप में संविधान निर्माताओं के संतुलन पर दृष्टिकोण के बारे में कुछ खास इशारा करता है? ये सोचने का एक दिलचस्प पहलू है। हाँ, जरूर है।